Hello students, in this lecture we will be discussing the part 5 of the Constitution of India. Basically we will be starting with part 5, although we will not be able to complete the part 5 in this particular lecture itself. It will be complete in the next lecture. So starting with part 5 of the Constitution of India, it basically provides with the provisions relating to the union. So we have a federal system of governance. The powers are being distributed between the union government and the state governments. वो दोनों ही अपने अपने एरियाज़ में लॉज बनाती हैं और उनको इम्प्लीमेंट करती हैं. फाइन. सो द यूनियन is basically consisting of three organs of the state. The first one is the legislature, that is who makes the laws. The parliament is the part of the legislature only. Then we have the executive. The executive is that branch of the state that actually implements the laws made by the parliament. ठीक है, तो पार्लियामेंट ने जो लॉ बना दिए हैं अब उनको इन्फोर्स कौन करेगा या इम्प्लीमेंट कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव. देन वी हैव द थर्ड ऑर्गन ऑफ द यूनियन, दैट इज द यूनियन जुडिशरी, दैट इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. So if there is any dispute with regard to the laws made by the parliament, or if there is any dispute between the citizens wherein there arises a question as to implementation of the laws, so the Supreme Court of India or the judiciary will apply those laws to the given situation and decide the dispute on the basis of the law of the day. फाइन. सो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी तीनों ही यूनियन के तीन ऑर्गन्स हैं जो एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं इन ऑर्डर टू रन दी कंट्री. फाइन. नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पार्ट विच इज़ द एग्जीक्यूटिव. The executive basically consists of 5 sort of entities. The first one is the president, the second one is the vice president, the third one is the prime minister of India, the fourth one is the council of ministers. So जितने भी council of minister के members हैं जिनके पास भी portfolios हैं उन सबको एक ही कैटेगरी में रखा गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो भी एग्जीक्यूटिव का पार्ट है. देन वी हैव द लास्ट वन एंड द फिफ्थ वन इज दैट इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. सो ध्यान रखना अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी एग्जीक्यूटिव का पार्ट है. फाइन. सो ये 5 एंटिटी जो है वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है. नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट एंटिटी विच इज़ द प्रेजिडेंट. कैन यू टेल मी विच sort of governance system do we have in a country? Do we have the presidential system of governance or do we have the parliamentary system of governance? We have the parliamentary system of governance. हमारे देश में presidential system of governance नहीं चलता है. वो जैसे USA में president जो है he is the most powerful person of the country. Fine. इंडिया में president की post जो है वो तो रखी गई है, लेकिन इंडिया में प्रेसिडेंट की पोस्ट जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट की पोस्ट के आसपास भी नहीं है. इनफैक्ट द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ मेरली अ नॉमिनल पोस्ट. सिर्फ एक नाम के लिए एक पोस्ट बनाई है जिसके पास एज सच कोई पावर्स नहीं है. सो प्रेसिडेंट के नाम पे सारे काम होते हैं, लेकिन वो सारे काम कौन करता है? वो सारे काम एक्चुअल में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही करता है. सो बेशक से उसके ऊपर फाइनल नाम जो है वो प्रेसिडेंट का रखा जाता है, लेकिन नेवरदलेस द मेन फोर्स बिहाइंड ऑल द डिसीजंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एक्चुअली द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. और इसका मेन रीज़न एक ये भी है कि हम प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को तो डायरेक्टली इलेक्ट करके भेजते हैं पार्लियामेंट में, और प्रेसिडेंट जो है उसका इलेक्शन डायरेक्ट नहीं होता है, उसका इलेक्शन होता है इनडायरेक्ट. ठीक है, तो हम प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में नॉर्मल सिटीजन्स वोट नहीं दे सकते हैं. पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है उसमें सिर्फ और सिर्फ जो एग्जीक्यूटिव है, मेन एग्जीक्यूटिव, दैट मीन्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, द लेजिस्लेचर्स एंड द प्राइम मिनिस्टर, सिर्फ इनको ही हम डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं. फाइन. सो यही कारण है कि क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होता है तो उसको बहुत ज़्यादा पावर देने का कोई मतलब नहीं है.
बिकॉज देन देयर विल बी अ डिस्प्यूट बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के दोनों ही अगर लोगों के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट होके आएंगे तो दोनों ही अपने को सुपीरियर मानेंगे। फाइन। सो इंडिया में जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है दैट इज ओनली मेड अ नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो नॉमिनल हेड ही बनाया गया है प्रेसिडेंट को। एज सच कोई बहुत सब्सटेंशियल पावर्स जो है प्रेसिडेंट के पास नहीं है। जो मेन पावर्स हैं वो किसके पास हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। फाइन। सो ऑल्दो द president is not holding much power under the Indian system of governance, but nevertheless he is said to be the first citizen of the country। जितने भी हमारे देश के डिसीजन लिए जाते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पे ही लिए जाते हैं। सो ही इज एक्चुअली one person who is representing all the citizens of the country, be it in इंटरनेशनल अरेना और बी इट इन एनी अदर लॉज ऑफ दी कंट्रीज। ठीक है, तो बेशक से लॉ पार्लियामेंट पास करती है लेकिन फाइनल सिग्नेचर जो है उसके ऊपर जब तक प्रेसिडेंट का सिग्नेचर नहीं हो जाता, प्रेसिडेंट की एसेंट नहीं मिल जाती उस लॉ को, तब तक वो लॉ एनफोर्सेबल नहीं होता है। फाइन। सो फर्स्ट थिंग टू रिमेंबर इज दैट द प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री एंड ही इज हेड ऑफ द स्टेट। सो स्टेट का हेड कौन है? प्रेसिडेंट। ऑल्दो अगर ये क्वेश्चन आए कि हु इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, वहाँ पे आता है प्राइम मिनिस्टर। फाइन। सो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि स्टेट का हेड जो है वो प्रेसिडेंट ही कहा जाता है। नाउ ऑल्दो द प्रेसिडेंट इज नॉट दैट मच पावरफुल अ पोस्ट इन इंडिया, बट नेवरदलेस दिस पोस्ट ऑफ द president is very important for you people because you are preparing for a competitive examination and the questions do come from the post of president कि क्या क्या इसकी qualifications हैं, कौन elect करता है president को और कैसे impeach किया जा सकता है। So all these aspects of the president are being discussed in the Constitution of India and which are very important for the purpose of your examination। Fine. So let's start with the provisions relating to the executive। So article 51A में क्या था? फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स। फाइन। सो उसके जस्ट जो नेक्स्ट आर्टिकल शुरू होता है उससे जो है यूनियन के प्रोविजंस ही स्टार्ट होते हैं। सो आर्टिकल 52 से प्रेसिडेंट के जो प्रोविजंस हैं वो शुरू हो जाते हैं। सो आर्टिकल 52 says that there shall be a president of India। इंडिया का एक प्रेसिडेंट होना मैंडेटरी है। ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे इंडिया का कोई प्रेसिडेंट ही नहीं है, क्योंकि ये प्रोविज़न जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद मैंडेटरी बनाया है दैट देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फाइन। सो दिस इज गिवन अंडर आर्टिकल 52। Now article 53 provides with the executive power of the union and it says that the executive power of the union shall be vested in whom? In the president and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him in accordance with this constitution। So executive power जो है स्टेट की वो किस में वेस्ट करेंगी? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में। और वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैसे उन पावर्स को एक्सरसाइज करेंगे? थ्रू आइदर डायरेक्टली, या तो वो खुद डायरेक्टली उन पावर्स को एक्सरसाइज करेंगे या फिर थ्रू दी ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम। और ये ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम बेसिकली कौन है? ये हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और दी सेक्रेटरीज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। फाइन। सो द power given under article 53 of the constitution is that the president can exercise the executive powers of the union either on his own or through the officer subordinate to him in accordance with this constitution। देखो आर्टिकल 53 की बेयर रीडिंग से हमें सिर्फ इतना पता चलता है कि प्रेसिडेंट के पास इतनी ज़्यादा पावर्स हैं कि वो एग्जीक्यूटिव पावर जो भी है स्टेट की वो या तो खुद एक्सरसाइज कर सकता है डायरेक्टली या फिर थ्रू हिज ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम। लेकिन आर्टिकल 53 को जब हम
रेड विद करेंगे आर्टिकल 74 के साथ, तो हमें इसकी क्लियर जो है इमेज समझ में आएगी कि एग्जैक्टली प्रेसिडेंट के पास क्या पावर्स हैं और क्या पावर्स नहीं हैं। सो आर्टिकल 74 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं विच इज़ हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दे विल एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और उसके साथ ही ये भी मैंडेटरी कर दिया है आर्टिकल 74 ने, दैट द प्रेसिडेंट इज मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। सो आर्टिकल 74 ने क्या क्लियर कर दिया है कि प्रेसिडेंट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस की अगेंस्ट नहीं जा सकता है, बल्कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने जो एडवाइस दे दी उसको प्रेसिडेंट को मानना ही पड़ेगा। फाइन। सो ये मेन प्रोविज़न जो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट में ऐड किया गया था, जिसमें प्रेसिडेंट को बेसिकली बाइंड कर दिया कि आपको प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी एडवाइस देंगे, जो भी डायरेक्टिव देंगे, वो आपको मानना ही पड़ेगा। हालांकि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने इसको थोड़ा सा डाइल्यूट कर दिया, और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने बेसिकली क्या कहा कि ठीक है, हमने मान लिया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेड बाय प्राइम मिनिस्टर जो भी एडवाइस देगा वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होगी और वो उसको माननी ही पड़ेगी, लेकिन प्रेसिडेंट के पास स्टिल एक ऑप्शन है कि वो एक बार जो है उस एडवाइस को वापस भेज दे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास कि आप एक बार उसको रिकंसिडर कर लीजिए कि ये चीज़ इम्प्लीमेंट करनी चाहिए भी या नहीं। सो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने सिर्फ ये एक पावर दे दी प्रेसिडेंट को कि आप एक बार के लिए वापस भेज सकते हैं, यू कैन रीसेंड दी proposal back to the council of ministers led by the prime minister for their reconsideration on the particular aspect। और अगर अब दोबारा से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने प्रेसिडेंट के पास वो पर्टिकुलर डायरेक्टिव भेजा है, तो अब प्रेसिडेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है बजाय कि उसको मान लेने का। ठीक है। सो आर्टिकल 53 से तो सिर्फ हमें यही समझ में आता है कि प्रेसिडेंट बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो या तो खुद डायरेक्टली एक्सरसाइज कर सकता है अपनी पावर्स या फिर थ्रू ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम। बट अगर हम इसको आर्टिकल 74 के साथ पढ़ते हैं तो एक क्लैरिटी मिलती है कि एज सच प्रेसिडेंट खुद से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बल्कि उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस माननी ही पड़ेगी। सिर्फ उनके पास एक चॉइस है कि एक बार वो उस पर्टिकुलर डायरेक्टिव को वापस भेज सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास फॉर देयर रिकंसिडरेशन। Now clause 2 of article 53 says that without prejudice to the generality of foregoing provision, the supreme command of defense forces of the union shall be vested in the president and the exercise thereof shall be regulated by law। So article 53 clause 2 कहता है कि जो प्रेसिडेंट हैं वो हमारे देश की आर्म्ड फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर होंगे। सो ही इज़ एक्चुअली द हेड ऑफ ऑल द आर्म्ड फोर्सेस। सो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनके अलग अलग हेड्स भी होते हैं, लेकिन इन तीनों ही आर्म्ड फोर्सेस के जो हेड होंगे वो कौन होंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये बात आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है कि हु इज़ द सुप्रीम कमांड ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ द यूनियन, हु इज़ द सुप्रीम कमांड ऑफ डिफेंस फोर्सेस ऑफ द यूनियन? द प्रेसिडेंट। ठीक है। Then clause 3 says that nothing in this article shall be deemed to transfer to the president any function conferred by any existing law on the government of any state or other authority, or prevent parliament from conferring by law functions or authorities other than the president। So आर्टिकल 53 क्लॉज 3 ने बेसिकली साफ कर दिया कि बेशक से हमने आर्टिकल 53 में प्रेसिडेंट को इतनी सारी पावर्स दे दी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो गवर्नमेंट है वो कोई लॉ नहीं बना सकती है टू रेगुलेट द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। सो यहाँ पे हमने बेसिकली गवर्नमेंट को ऑल द मोर पावरफुल बना दिया है कि आप प्रेसिडेंट की सारी पावर्स को रेगुलेट भी कर सकते हो। फाइन। सो यहाँ से मेन जो हमें ध्यान रखना है वो ये है कि सुप्रीम कमांड ऑफ द डिफेंस फोर्सेस कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
and the President of India can exercise his executive powers either directly or through officers subordinate to him in accordance with this constitution. और with this in accordance with this constitution का मतलब क्या है कि आपको आर्टिकल 74 को भी ध्यान में रखना पड़ेगा. Then coming to the next article which provides with the election of president. बेसिकली इलेक्शन कैसे होता है हमारे प्रेसिडेंट का, कौन वो लोग हैं जो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं. अब आप और हम आम जनता तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट डालने नहीं जाते हैं, राइट. तो कौन है जो प्रेसिडेंट को बेसिकली इलेक्ट करते हैं. आर्टिकल 54 प्रोवाइड्स विद द प्रोविजन ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट. आर्टिकल्स भी ध्यान रखने हैं यहाँ पे, ये जितने प्रेसिडेंट के जो प्रोविजंस हैं उनके आर्टिकल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं. So Article 54 provides with the provision of election of the president. The president shall be elected by the members of an electoral college consisting of, so basically president को कौन elect करता है, electoral college. और ये electoral college के members कौन है, basically it consists of the elected members of both houses of the parliament. राज्यसभा लोकसभा ये दो हमारे पार्लियामेंट के हाउसेज हैं. राज्यसभा और लोकसभा के जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं, माइंडेड सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही इस इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट हैं. नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं हमारे पार्लियामेंट में, राइट. तो वो नॉमिनेटेड मेंबर्स जो हैं वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोट नहीं डाल सकते. फॉर एग्जांपल रेखा, सचिन तेंदुलकर, all these celebrities basically who are nominated by the president, they are not the elected members of the parliament, hence they cannot vote in the presidential election. Fine. सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही जो हैं वो वोट डाल सकते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में. देन द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स. तो प्रेसिडेंट की इलेक्शन में ना सिर्फ पार्लियामेंट के मेंबर्स वोट डालते हैं बल्कि हमारे वेरियस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज के भी जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो भी वोट डालते हैं. फॉर एग्जांपल राजस्थान, हरियाणा, यूपी या कोई सभी स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, राइट. तो उनके जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो भी सब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोट डालते हैं. यहाँ पे भी सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही वोट डाल सकते हैं. सेकेंडली लेजिस्लेटिव असेंबली के अलावा कुछ स्टेट्स में हमारे देश में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी हैं, लेकिन उन लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स जो हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोट नहीं डाल सकते हैं. सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स ही वोट डाल सकते हैं और वो भी सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही. सो ये बात ध्यान रखना कि इलेक्टेड मेंबर्स ही प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट डाल सकते हैं, और वो चाहे राज्यसभा के मेंबर हों, लोकसभा के हों या लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स हों. नॉमिनेटेड मेंबर्स यहाँ पे वोट नहीं डाल सकते हैं. नाउ एक्सप्लेनेशन to Article 54 says that in this article and in Article 55, state, that is the Legislative Assembly of States, includes the National Capital Territory of Delhi and the Union Territory of Pondicherry. So हमारे देश में नेशनल जो दिल्ली है, दिल्ली इज़ अ यूनियन टेरिटरी, पौंडीचेरी इज़ ऑल्सो यूनियन टेरिटरी. सो एज सच अगर हम देखें तो स्टेट की स्ट्रिक्ट डेफिनेशन में ये फॉल नहीं करते हैं, बट नेवरदलेस एक्सप्लेनेशन टू आर्टिकल 54 हैज़ क्लैरिफाइड दैट द मेंबर्स, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द legislative assemblies of National Capital Territory of Delhi and Union Territory of Pondicherry will also be included as a part of the Legislative Assembly of States. So Delhi Legislative Assembly के जो मेंबर्स हैं इलेक्टेड मेंबर्स, और जो पौंडीचेरी लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट डालते हैं. फाइन. सो इलेक्टोरल कॉलेज जो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का, वो बेसिकली 3 तरह के लोगों को कंसिस्ट करता है. पहला है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट,
The second one is elected members of legislative assemblies of states, and the third one is elected members of legislative assemblies of Delhi and पौंडीचेरी। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों एस्पेक्ट आप ध्यान में रखना। एक तो इलेक्टेड मेंबर्स ही वोट डाल सकते हैं, और दूसरा पार्लियामेंट में राज्यसभा लोकसभा दोनों के मेंबर्स वोट डाल सकते हैं, और लेकिन स्टेट्स में सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबलीज के ही मेंबर वोट डाल सकते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स जो हैं वो वोट नहीं डाल सकते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। नाउ आर्टिकल 55 बेसिकली प्रोवाइड्स विद द मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, किस ढंग से प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। सो एज फार एज प्रैक्टिकेबल देयर शैल बी यूनिफॉर्मिटी इन द स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स एट द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। देखो हमारे देश में जो स्टेट्स हैं वो कुछ स्टेट्स तो एज लार्ज एज यूपी हैं, उत्तर प्रदेश, और कुछ स्टेट्स काफ़ी छोटे हैं, फॉर एग्जांपल सिक्किम, त्रिपुरा, ठीक है, तो गोवा हो गया। तो जो गोवा में जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं वो एज़ कम्पेयर टू उत्तर प्रदेश मिनिस्क्यूल हैं, बहुत ही ज़्यादा कम हैं। सो आर्टिकल 55 क्लोज 1 कहता है कि सभी स्टेट्स में जितने भी मेंबर्स हैं उनके वोट्स को जो है यूनिफॉर्म करने की कोशिश की जाए। मतलब ऐसे ना हो कि एक स्टेट के पास सारी ही पावर दे दी कि वो जिसको चाहेगा वही प्रेसिडेंट बनेगा। बेसिकली सारे स्टेट्स को इक्वल फुटिंग पे रखा जाए, और उसके लिए क्या किया जाएगा ये दिया है आर्टिकल 55 क्लोज 2 में। कैसे यूनिफॉर्मिटी ला सकते हैं हम स्टेट्स में। फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग सच यूनिफॉर्मिटी अमंग द स्टेट्स इंटर से एज वेल एज पैरिटी बिटवीन द स्टेट्स एज अ होल एंड द यूनियन। सो बेसिकली यूनियन एंड स्टेट्स के बीच में भी हमें इक्वलिटी रखनी है, साथ ही साथ वेरियस स्टेट्स के बीच में भी हमें यूनिफॉर्मिटी रखनी है। तो उसको इंश्योर करने के लिए क्या किया जाएगा, द नंबर ऑफ वोट्स विच ईच इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट इज एंटाइटल्ड टू कास्ट एट सच इलेक्शन शैल बी determined in the following manner। so basically आर्टिकल 55 क्लोज 2 जो है वो हमें बताता है कि हमें क्या चीज़ फॉलो करनी होगी जिससे यूनिफॉर्मिटी बिटवीन यूनियन एंड स्टेट भी आ सके और यूनिफॉर्मिटी अमंग स्टेट्स भी आ सके। सो इट सेज that every elected member of legislative assembly of a state shall have as many votes as there are multiples of 1000 in the quotient obtained by dividing the population of the state by total number of the elected members of the states। सब क्लोज ए बेसिकली बात कर रहा है कि हर एक एमएलए के वोट की वैल्यू हम कैसे डिसाइड करेंगे। कैसे डिसाइड करेंगे, एक एमएलए की वोट को हम काउंट करने के लिए उस स्टेट की टोटल पॉपुलेशन को टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से डिवाइड करेंगे और इसको फर्दर डिवाइड करेंगे 1000 से। सो ये एक एमएलए के वोट की वैल्यू निकल के हमारे सामने आ जाएगी, जिससे देखो जिस पर्टिकुलर स्टेट की पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा होगी उसके टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी उतने ही ज़्यादा होंगे, राइट। सो एक तरह से ये यूनिफॉर्मिटी ले आएगा और इसको डिवाइडेड बाय करना है 1000 से ताकि काउंटेबल वैल्यू आ जाए। फाइन, सो ये एक एमएलए के वोट की वैल्यू होगी। नाउ सब क्लोज बी सेज दैट इफ आफ्टर टेकिंग द सेड मल्टीपल्स ऑफ 1000 द रिमाइंडर इज नॉट लेस देन 500, अगर 1000 से डिवाइड करने के बाद भी रिमाइंडर 500 से कम नहीं है, इन दैट केस द वोट ऑफ ईच मेंबर रेफर टू इन सब क्लोज ए शैल बी फर्दर इंक्रीज्ड बाय 1। तो उस केस में हर एक एमएलए की वोट को 1 से इंक्रीज कर दिया जाएगा ताकि एक होलसम नंबर आ जाए। नाउ सब क्लोज सी प्रोवाइड्स विद द value of each member of the House of Parliament. So each elected member of either House of Parliament shall have such number of votes as may be obtained by dividing the total number of votes assigned to the members of the legislative assemblies of the
स्टेट्स, अब यूनियन और स्टेट के बीच में इक्वालिटी लाने के लिए क्या किया जाएगा कि हर एक जो इलेक्टेड मेंबर है पार्लियामेंट का, उसके वोट को हम कैसे काउंट करेंगे, एक एमपी के वोट की वैल्यू क्या होगी, टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलएज, जितने भी एमएलएज हैं उनकी सबकी टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स कितनी है। हमारे देश में जितने भी एमएलए हैं, जितने भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सभी इलेक्टेड मेंबर्स हैं, उनकी टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स कितनी बनी है, जो ए जो सब क्लोज ए था उसमें हमने काउंट की थी, उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स ऑफ एमएलएज को हम डिवाइड करेंगे जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, तो एमपीज और एमएलएज की वोट जो है एट पार आ जाएगी, कोई डिस्क्रिपेंसीज ऐसा सच इनमें नहीं रहेगी। हम ये नहीं कह पाएंगे कि यूनियन को ज़्यादा पावर मिली थी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। फाइन, तो ऐसे हम जो है हर एक एमएलए और एमपी की वोट को काउंट करेंगे। देन क्लोज 3 सेज दैट द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट शैल बी हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड द वोटिंग एट सच इलेक्शन शैल बी बाय सीक्रेट बैलेट। सो पहली बात तो ये है कि सीक्रेट बैलेट के थ्रू वोटिंग होगी, ओपन बैलेट के थ्रू नहीं होगी। फाइन, सो किसने किसको वोट दिया है ये नहीं पता चल पाएगा। सो सीक्रेट बैलेट के थ्रू प्रेसिडेंट का वोटिंग होती है। सेकेंडली, जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में सिस्टम जो है वोटिंग का वो फॉलो किया जाता है, वो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का बेसिक मीनिंग क्या है कि एक चिट दे दी जाती है एक मेंबर को। फॉर एग्जांपल, यू आर अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, आपके पास एक चिट दी जाएगी जिसमें जितने भी लोग कंटेस्ट कर रहे हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए उन सब के नाम होंगे। ठीक है, तो मान लो 4 लोग अगर कंटेस्ट कर रहे हैं ए बी सी डी, तो इन सब चारों के नाम उस पर्टिकुलर चिट में होंगे। अब आपको क्या करना है कि आपको अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस इनमें से किसी एक के नाम पर लगानी है। फॉर एग्जांपल, आप चाहते हैं कि बी प्रेसिडेंट बने, तो आप अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस बी के नाम पर जो है वो उसके फर्स्ट प्रेफरेंस की मोहर लगा देंगे। अब यहाँ पे बात आती है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का सिस्टम। उसमें क्या होता है कि आप सिर्फ एक ही बंदे को वोट नहीं देंगे, बल्कि ये आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस तो आपने डाल दी, अब आप अपनी सेकंड प्रेफरेंस भी बताइए। मान लो कि अगर इसको बी को कम वोट आ जाते हैं तो आपका वोट फिर किसको जाना चाहिए। फिर आप मान लो कि सेकंड प्रेफरेंस आप चाहते हैं कि ए, अगर बी ना बन पाए प्रेसिडेंट तो ए बन जाए। सो आप बी ए को जो है अपनी सेकंड प्रेफरेंस देते हैं और सी को मान लो थर्ड प्रेफरेंस देते हैं और डी को फोर्थ प्रेफरेंस देते हैं। तो इस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का बेसिक पर्पस क्या है कि पहले काउंट किए जाते हैं फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट्स। अब फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट में अगर किसी को क्लियर कट मेजोरिटी नहीं मिलती है तो उसके बाद काउंट किए जाते हैं सेकंड प्रेफरेंस के वोट के, ये बंदा सेकंड प्रेफरेंस में किस किस की लिस्ट में था। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अब हम डिसाइड करते हैं कि कौन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनेगा। फाइन, सो इसमें मेन बात आपको जो ध्यान रखनी है वो यही है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का जो सिस्टम है वो फॉलो किया जाता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट नहीं होता है कि जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिल गए वही प्रेसिडेंट बन गया। ठीक है, तो हमारे हालांकि जो नॉर्मल इलेक्शंस होते हैं उनमें फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का सिस्टम यूज़ किया जाता है कि जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिल गए वही जो है एमपी या एमएलए बन गया। लेकिन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हम कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और वोटिंग कैसे होती है, सीक्रेट बैलेट के थ्रू। अब पॉपुलेशन ऑफ स्टेट जो है हमने यूज़ किया था एमएलए की वोट को डिसाइड करने के लिए, वो पॉपुलेशन क्या मानी जाएगी, जो लास्ट सेंसस जो था उसमें जिस स्टेट की जितनी पॉपुलेशन थी उतनी पॉपुलेशन से उसको डिवाइड किया जाएगा। नाउ प्रोवाइडेड दैट द रेफरेंस इन दिस एक्सप्लेनेशन एट टू द लास्ट प्रेसिडिंग census of which the relevant figures have been published shall
until the relevant figures for the first census taken after year 2026 have been published, be construed as reference to 1971 census. सो ये बेसिकली कह रहा है कि जो 1971 का सेंसस है हम उसको एज अ रेफरेंस मानेंगे जब तक 2026 का सेंसस नहीं आ जाता है. सो बेसिकली 2011 का सेंसस कुछ भी रहा हो, 2001 का सेंसस कुछ भी रहा हो, वो इरेलेवेंट है, हम स्टिल 1971 का सेंसस ही फॉलो करते हैं. फाइन. तो अब नेक्स्ट स्टेप कब आएगा, जब हम बेसिकली प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पॉपुलेशन ऑफ स्टेट्स को जो है वो मोस्ट लेटेस्ट सर्वे पे काउंट कर पाएंगे, वो है 2026 के सेंसस के बाद. बेसिकली ये बार बार चेंज होता रहता है, हो सकता है 2026 के बाद भी जो है हम फिर से एक अमेंडमेंट कर दें कॉन्स्टिट्यूशन में और फिर से हम बोल दें कि 2050 का सेंसस जब आएगा तब हम उसको काउंट करेंगे, तब तक 1971 के सेंसस से ही काउंट करते रहें. फाइन. सो दिस हैज़ नथिंग टू कंसर्न एज सच. तो बस यही ध्यान रखना है कि 1971 के सेंसस पे ही डिसाइड किया जाता है वैल्यू ऑफ द वोट्स ऑफ एमएलएज. देन आर्टिकल 56 प्रोवाइड्स विद द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट. कितने टाइम के लिए प्रेसिडेंट बना जाता है. एंड इट सेज द प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस. तो कितने साल के लिए प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में रहता है, 5 साल के लिए, और ये 5 साल किस डेट से काउंट होते हैं, जिस दिन से वो अपने ऑफिस में एंटर हुआ है. सो 5 साल का टेन्योर होता है प्रेसिडेंट का. नाउ द प्रोवाइजो सेज प्रोवाइडेड दैट द प्रेसिडेंट में बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस. अब अगर प्रेसिडेंट ये 5 साल पूरे होने से पहले रिज़ाइन करना चाहता है तो वो किसको अपना रेजिग्नेशन लेटर लिखेगा. बेसिकली वो जो है वाइस प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन लेटर लिखेंगे. ठीक है. तो ये ध्यान रखना कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अपना रेजिग्नेशन लेटर जो है अपने एक तरह से जूनियर को ही रेफ़र करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को. Then clause B says the president may for violation of the constitution be removed from the office by impeachment in the manner provided in article 61. और दूसरा तरीका क्या है प्रेसिडेंट को 5 साल से पहले अपने ऑफिस से निकालने का, वो है अगर प्रेसिडेंट ने वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कर दिया है तो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ग्राउंड पे उनको इम्पीच किया जा सकता है. और वो मैनर कहाँ पे दे रखा है, आर्टिकल 61 में. सो प्रेसिडेंट को किस ढंग से इम्पीच किया जा सकता है वो है आर्टिकल 61 में. लेकिन फ़िलहाल ये ध्यान रखो कि प्रेसिडेंट को इम्पीच भी किया जा सकता है, इम्पीच करके उनको उनकी पोस्ट से हटाया भी जा सकता है. और क्या ग्राउंड होगा इम्पीचमेंट का, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो अगर प्रेसिडेंट ने खुद ही कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर दिया है तो उनका इम्पीचमेंट हो सकता है. Then clause C says the president shall, notwithstanding the expiration of his term, continue to hold office until his successor enters upon his office. So जब तक प्रेसिडेंट का सक्सेसर ऑफिस में नहीं आ जाता है, बेशक से उनका 5 साल से ज़्यादा टाइम टेन्योर हो गया हो, लेकिन जब तक उनका सक्सेसर ऑफिस में नहीं आएगा तब तक वो ही विल कंटिन्यू टू होल्ड दी ऑफिस. ठीक है. नॉर्मली वैसे तो 5 साल से पहले इलेक्शन हो जाते हैं, लेकिन मान लो अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे 5 years एंड 1 month हो गया है. ठीक है. तो 1 month एक्स्ट्रा जो है प्रेसिडेंट को यहाँ पे मिल गया टेन्योर का. हालांकि होना तो 5 years ही चाहिए था, लेकिन क्योंकि नया सक्सेसर आ ही नहीं पाया टर्म में, और देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिना प्रेसिडेंट के तो हमारे देश का काम ही नहीं चलेगा, राइट. तो प्रेसिडेंट की पोस्ट होना भी मैंडेटरी है. तो जब तक नया सक्सेसर नहीं आ जाता है तब तक पुराने वाला प्रेसिडेंट जो है, notwithstanding his expiration of his tenure, he will continue to hold the office. Then clause 2 says any resignation addressed to the vice president under clause A of the proviso to clause 1 shall forthwith be communicated to him by to the speaker of the house of the people. सो वाइस प्रेसिडेंट जो है जब भी प्रेसिडेंट का रेजिग्नेशन लेटर रिसीव करेगा वो क्या करेंगे,
वो स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा के स्पीकर को कम्युनिकेट करेंगे कि ऐसे ऐसे प्रेसिडेंट साहब ने अपना रेजिग्नेशन लेटर दिया है। देन आर्टिकल 57 प्रोवाइड्स विद द प्रोविजन ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन। एक बार प्रेसिडेंट बनने के बाद क्या दोबारा प्रेसिडेंट बना जा सकता है, और अगर हाँ तो कितने बार के लिए प्रेसिडेंट जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें यूएसए में मैक्सिमम कितने बार प्रेसिडेंट बना जा सकता है, मैक्सिमम 2 टेन्योर, 2 टेन्योर के लिए प्रेसिडेंट बना जा सकता है। फॉर एग्जांपल बराक ओबामा जो थे वो 2 टर्म के लिए यूएसए के प्रेसिडेंट बने, और उसके बाद जो है वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हैं कभी भी अब, ठीक है। तो मैक्सिमम 2 टर्म के लिए ही यूएसए में प्रेसिडेंट बना जा सकता है। लेट्स सी इंडिया में क्या सिचुएशन है। आर्टिकल 57 सेज दैट अ पर्सन हु होल्ड्स और हु हैज़ हेल्ड ऑफिस एज अ प्रेसिडेंट शेल subject to other provisions of this constitution be eligible for re-election to that office। so एक बार जिसने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पोस्ट होल्ड कर लिया, ऑफिस होल्ड कर लिया है, he is again eligible for re-election to that office। और कोई भी टेन्योर या कोई भी टाइम पीरियड मेंशन नहीं कर रखा है कि कितनी बार बन सकते हैं। सो इंडिया में अनलिमिटेड टाइम्स जो है एक ही पर्सन प्रेसिडेंट बन सकता है, कोई बार नहीं है यूएसए के जैसे। नाउ आर्टिकल 58 प्रोवाइड्स विद द क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सो इट सेज नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट अनलेस ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स ही प्रेसिडेंट बनने के लिए क्वालिफाइड हैं। फॉरेनर्स या नॉन सिटीजन्स के लिए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पार्ट लेना अलाउड नहीं है। फाइन। सो पहली कंडीशन तो यही है दैट द पर्सन शैल बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। देन हैज़ कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स। सो मिनिमम एज जो है वो कितनी होनी चाहिए, 35 ईयर्स। फाइन। सो कम से कम उनकी एज जो है 35 ईयर्स होनी चाहिए। मोस्टली स्टेट्स में हायर जुडिशरी की भी अगर आप मिनिमम एज देखें तो वो 35 ईयर्स है। सो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो पर्सन हायर जुडिशरी के लिए अप्लाई कर सकता है वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भी लड़ सकता है। फाइन। सो मिनिमम एज जो है उसकी 35 ईयर होनी चाहिए टू कंडक्ट द इलेक्शन फॉर प्रेसिडेंट। देन द थर्ड क्वालिफिकेशन इज दैट ही इज क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। लोकसभा के मेंबर बनने के लिए उसकी एलिजिबिलिटी भी होनी चाहिए। बेसिकली अगर कोई पर्सन लोकसभा का इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है, उसके पास लोकसभा के इलेक्शन कंटेस्ट करने की एलिजिबिलिटी है, क्वालिफिकेशन है, सिर्फ उसी केस में वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए भी जो है कंटेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि हाउस ऑफ द पीपल मतलब लोकसभा की बात की गई है, ना कि राज्यसभा की। फाइन। तो स्पेसिफाई किया हुआ है कि जो बंदा लोकसभा का मेंबर बन सकता है, क्वालिफाइड है लोकसभा का मेंबर बनने के लिए, सिर्फ वही प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी कंटेस्ट करने के लिए क्वालिफाइड होगा। सो ये 3 मेजर क्वालिफिकेशंस हैं टू कंटेस्ट द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। नाउ क्लोज 2 सेज अ पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट इफ ही होल्ड्स ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब एक ये डिसक्वालिफिकेशन क्या आ गई कि जो भी पर्सन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्डर है अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। फाइन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्डर को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं करने दिया जाएगा। फाइन। नाउ एक्सप्लेनेशन टू आर्टिकल 58 सेज दैट फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस आर्टिकल a person shall not be deemed to hold any office of profit by reason only that he is president or vice president or union of the union or the governor of any state or is a minister either for the union or the state। so जो भी person मान लो प्रेसिडेंट है वो, उसको हम ये नहीं मानेंगे कि ही इज़ अ होल्डर ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, उसको एग्जेम्प्ट कर दिया है एक्सप्लेनेशन से। या फिर कोई ऑलरेडी वाइस प्रेसिडेंट है उसको भी हम ये नहीं बोलेंगे कि वो ऑफिस होल्डर ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, तो उसको एग्जेम्प्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो बेशक से वाइस प्रेसिडेंट हो
उसको भी एग्जेम्पशन मिली हुई है कि वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए कंटेस्ट कर सकता है। या फिर गवर्नर है मान लो किसी स्टेट का, मान लो यूपी के गवर्नर हैं, ठीक है, वो यूपी के गवर्नर होते हुए भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए कंटेस्ट कर सकते हैं। उनकी जो गवर्नर की पोस्ट है उसको जो है एग्जेम्प्ट किया गया है फ्रॉम द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। सेकेंडली द मिनिस्टर ऑफ आइदर यूनियन और स्टेट, अब किसी के पास पोर्टफोलियो है किसी स्टेट का या यूनियन का, उस पर्सन को भी एग्जेम्प्ट किया गया है फ्रॉम दी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। उनको ये नहीं माना जाएगा कि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्डर हैं। फाइन, सो बेशक से ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही काम कर रहे हैं, बट स्टिल दे हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, और इसलिए ये लोग सब अपने ऑफिस में होते हुए भी, उस पोजीशन को होल्ड करते हुए भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए कंटेस्ट कर सकते हैं। Then Article 59 provides with the conditions of President's office. Now Article 59 clause 1 basically says that the President shall not be a member of either House of the Parliament or the House of the Legislature. So जो President है वो MP या MLA नहीं रह सकते हैं। अगर मान लो कोई MP या MLA थे ऑलरेडी और वो अगर कंटेस्ट करके अब प्रेसिडेंट बन गए हैं, in that case he shall be deemed to have vacated his seat in that house on the day on which he enters upon his office as a president. So प्रेसिडेंट होते हुए आप MP या MLA की पोस्ट जो है साइमल्टेनियसली होल्ड नहीं कर सकते हो। अगर आप ऑलरेडी एक MP या MLA थे और उस दौरान ही आप प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी जीत गए और प्रेसिडेंट बन गए, तो वहाँ पे यू आर डीम्ड टू हैव वैकेटेड योर सीट ऑफ MP और MLA ऑन द डे यू एंटर्स अपॉन योर ऑफिस एज द प्रेसिडेंट। Then clause 2 says the president shall not hold any office of profit. कोई भी office of profit जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के अंडर, वो प्रेसिडेंट होल्ड नहीं कर सकता है। The president shall be entitled without payment of rent to the use of his official residence. So राष्ट्रपति भवन जो है वो हमारे देश के प्रेसिडेंट को मिलता है for his residence, and shall also be entitled to such emoluments, allowances and privileges as may be determined by the parliament by law until provision in this behalf is so made. So वो सारी allowances emoluments मिलेंगी जो सेकेंड शेड्यूल में स्पेसिफाइड हैं। The emoluments and allowances of the president shall not be diminished during his term of office. जब तक प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में है तब तक उसकी जो इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस हैं उसको कम नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल इफ़ अ पर्सन ए हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 5 years, तो उन 5 साल के दौरान उस प्रेसिडेंट की जो इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस हैं उनको कम नहीं किया जा सकता, डिमिनिश नहीं किया जा सकता है, हालांकि बढ़ाया तो जा सकता है। ठीक है, तो एक बार इलेक्ट हो गए तो उसके बाद में डिमिनिश नहीं किया जा सकता है उनकी इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस को। Now Article 60 is another very important article which provides with oath or affirmation by the president. So mostly जितने भी ministers हैं या फिर जितने भी contestants हैं to the election of MLA और MP, उन सब की oath and affirmation कहाँ पे दी हुई है? उन सब की oath and affirmation दी हुई है, तेरी कसम से हमने याद किया था शेड्यूल 3, 3 for T for 3 and T for तेरी कसम। तेरी कसम कहाँ पे खाते हैं? शेड्यूल 3 में। तो शेड्यूल 3 में बेसिकली कई सारे डिग्निटरीज की ओथ्स एंड अफर्मेशन की बात की गई है, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ओथ एंड अफर्मेशन की बात शेड्यूल 3 में नहीं की गई है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ओथ एंड अफर्मेशन की बात जो है आर्टिकल 60 में ही की गई है। सो इट सेज एवरी प्रेसिडेंट एंड एवरी पर्सन एक्टिंग एज प्रेसिडेंट or discharging the functions of president, so every person who is being elected as the president or who is acting as the president or who is discharging the functions of president, for example अगर president नहीं होता है तो उस केस में वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट के फंक्शंस को डिस्चार्ज करता है। तो जो भी पर्सन बेसिकली प्रेसिडेंट के फंक्शंस को डिस्चार्ज करता है, he shall before entering upon his office make and subscribe in the presence of Chief Justice of India, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की प्रेजेंस में, एंड इन हिज एब्सेंस द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अवेलेबल ऑन एन ओथ और अफर्मेशन इन द फॉलोइंग फॉर्म।
सो पहली बात तो यहाँ पे ये ध्यान में रखने की है कि जहाँ मिनिस्टर्स वगैरह हैं या फिर प्राइम मिनिस्टर भी है या फिर जो जिनकी ओथ जो है बेसिकली शेड्यूल 3 में मोस्टली ओथ जिनकी बात की गई है वो सब ओथ लेते हैं किसके सामने, प्रेसिडेंट के सामने। सो कोई भी नया मिनिस्टर बनता है या मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनता है और जब भी नया नया इलेक्शन होता है तो पोर्टफोलियो सबको डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं और प्राइम मिनिस्टर भी इलेक्ट किया जाता है उन्हीं सब मेंबर्स में से, ठीक है। तो उन सबको ओथ कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट। अब बात आती है प्रेसिडेंट को कौन ओथ दिलाता है। सो प्रेसिडेंट को ओथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं वो प्रेसिडेंट को उनके इलेक्शन के बाद ओथ दिलाते हैं, ठीक है। और अगर मान लो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं प्रेजेंट हो पा रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं किसी भी रीज़न के कारण, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज जो हैं वो प्रेसिडेंट को ओथ दिलाएंगे, ठीक है। तो ये बात आप बहुत ध्यान रखो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ओथ कौन दिलाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड इन हिज एब्सेंस द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। देखो हालांकि प्रेसिडेंट को ओथ तो दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लेकिन अगर मान लो प्रेसिडेंट को रिज़ाइन करना है तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको लिखते हैं, वो अपना रेजिग्नेशन लिखते हैं वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो ये दोनों बातें थोड़ी सी ध्यान रखना कि हालांकि एक तरह से प्रेसिडेंट को उस पोस्ट पे जो है ओथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लेकिन अगर प्रेसिडेंट को उस पोस्ट से रिज़ाइन करना है तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर जो है वाइस प्रेसिडेंट के नाम लिखते हैं। अब क्या ओथ लेते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब मान लो आप कल को आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना दिया जाए तो आप क्या ओथ लोगे, आप ओथ लोगे आई योर नेम डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड। अगर आप भगवान को मानते हैं तो आप ये बोलेंगे कि आई स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड, और अगर आप भगवान में नहीं मानते हो, फॉर एग्जाम्पल आप एथीस्ट हो, देन यू वुड से आई सोलेमली अफर्म दैट आई विल फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट of India and will to the best of my ability preserve, protect and defend the constitution and the law, and that I will devote myself to the service and well-being of the people of India। So President of India basically क्या ओथ लेते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से अबाइड करेंगे और हमारे देश के लोगों की वेलबींग के लिए जो है खुद को डिवोट करेंगे। फाइन। अब मान लो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ओथ तो ली है टू डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब अगर प्रेसिडेंट ने ही कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर दिया तो क्या एक्शन उनके खिलाफ लिया जा सकता है। दिस इज गिवन अंडर आर्टिकल 61 विच इज़ द प्रोविजन रिलेटिंग टू इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। सो आर्टिकल 61 जो है इम्पीचमेंट की बात करता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो इसको एक याद करने का तरीका क्या है कि 61 साउंड लुक्स लाइक आई ओनली ना, इम्पीचमेंट। सो इसमें ऑप्शंस भी यही आएंगे 60, 61, 62, 59। तो आप ये 61 का जो आई है इसको समझ जाना कि इम्पीचमेंट का जो प्रोविज़न है वो 61 में दिया हुआ है। सो आर्टिकल 61 प्रोवाइड्स विद द प्रोविज़न ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रोसीजर, impeachment of the president. So when a president is to be impeached for violation of the constitution, so पहली बात तो ये है कि प्रेसिडेंट को हम क्यों इम्पीच कर सकते हैं, सिर्फ एक ही रीज़न हो सकता है प्रेसिडेंट को इम्पीच करने का, वो है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा कोई और ग्राउंड है ही नहीं जिसके बेसिस पे हम प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकते हैं। So what is the ground of impeachment of the president? Violation of the constitution. So when a president is to be impeached for violation of the constitution, the charge shall be preferred by either house of the parliament. So कौन basically impeach करता है president को? president को impeach करने का जो charge है वो लोकसभा या राज्यसभा दोनों ही हाउसेस में से किसी भी एक हाउस से प्रेफर किया जा सकता है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ ये पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास। लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट के पास ये पावर नहीं है कि वो प्रेसिडेंट को इम्पीच करने का चार्ज जो है प्रेफर कर सकें। सो लोकसभा या तो लोकसभा प्रेफर करेगी या तो राज्यसभा। सो आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कैन प्रेफर अ चार्ज फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द
president. For what reason? For violation of the constitution. लेकिन इस चार्ज को प्रेफर करने की कुछ कंडीशंस हैं जो आर्टिकल 61 में ही दी गई हैं. आर्टिकल 61 क्लोज 2 सेज दैट नो सच चार्ज शैल बी प्रेफर्ड अनलेस the proposal to prefer such charge is contained in a resolution which has been moved after at least 14 days notice in writing, signed by not less than 1/4 of the total number of the members of the house has been given of their intention to move the resolution. So प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट का जो चार्ज है वो तब तक रेफर नहीं किया जाएगा जब तक प्रेसिडेंट को मिनिमम 14 डेज नोटिस ना दिया जाए. सो इम्पीचमेंट का जो चार्ज है वो प्रेफर करने से पहले प्रेसिडेंट को मिनिमम 14 डेज का नोटिस दिया जाता है कि जी प्रेसिडेंट साहब आपके खिलाफ इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग्स हम शुरू कर रहे हैं. और ये जो नोटिस है वो एक रिजोल्यूशन के बाद ही दिया जाएगा. और इस रिजोल्यूशन को बेसिकली कौन पास करता है? इस रेजोल्यूशन को पास करने के लिए कम से कम उस पर्टिकुलर हाउस, मान लो अगर लोकसभा के मेंबर्स प्रेसिडेंट को इम्पीच करना चाहते हैं तो लोकसभा के कम से कम 1/4 मेंबर्स ने जब तक उस रेजोल्यूशन पे साइन ना कर दिया हो तब तक ये 14 डेज का नोटिस भी नहीं दिया जा सकता है. सो पहली कंडीशन तो यही है कि अगर मान लो प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है तो लोकसभा है या राज्यसभा है, दोनों ही जो है वो इनिशिएट कर सकते हैं प्रोसीडिंग्स. अब उस लोकसभा या राज्यसभा के कम से कम 1/4 मेंबर्स जो हैं एक रिजोल्यूशन पास करेंगे दैट वी वांट टू इम्पीच दी प्रेसिडेंट. और उस रिजोल्यूशन को पास होने के बाद जो है कम से कम 14 डेज का नोटिस दिया जाता है प्रेसिडेंट को. देन सच रिजोल्यूशन हैज़ बीन पास्ड बाय अ मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस. ठीक है, तो नोटिस देने के लिए तो 1/4 मेंबर ऑफ द हाउस हैव टू साइन दी रिजोल्यूशन. अब उस इम्पीचमेंट का मेन रिजोल्यूशन पास करने के लिए भी एक बहुत बड़ी कसौटी से गुजरना पड़ेगा. और वो क्या है कि उस हाउस के टोटल कम से कम टोटल 2/3 मेंबर जो हैं उस रेजोल्यूशन को पास करें. तो ये जो मेजोरिटी है दिस इज अ स्पेशल मेजोरिटी दैट इज रिक्वायर्ड टू इम्पीच दी प्रेसिडेंट. और ये इतनी मेजोरिटी हासिल करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है. ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि जब प्रेसिडेंट को इम्पीच करने का डिसीजन लिया जाएगा तो एक रेजोल्यूशन पास किया जाएगा और वो रेजोल्यूशन जो है कम से कम 1/4 ऑफ दी टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, जो जिस हाउस ने वो रेजोल्यूशन पास किया है उसके कम से कम 1/4 मेंबर उसको साइन करेंगे, तभी वो उसको जो है नोटिस भेजा जाएगा प्रेसिडेंट को कि आपके खिलाफ जो इम्पीचमेंट का रेजोल्यूशन आया है. फाइन, अब नोटिस भेज दिया गया 14 डेज़ के बाद. 14 डेज़ के बाद क्या किया जाएगा? 14 डेज़ के बाद जो है अब वोटिंग होगी. और जब 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस जो हैं उस रेजोल्यूशन को पास करने के लिए उस फेवर में वोटिंग दे देंगे तो इम्पीच कर दिया जाएगा प्रेसिडेंट को. अदरवाइज अगर मान लो 2/3 से कम मेजोरिटी रह जाती है वोटिंग की तो वहाँ पे प्रेसिडेंट को इम्पीच नहीं किया जा सकता है. देन क्लोज 3 सेज व्हेन अ चार्ज हैज़ बीन so preferred by either house of parliament, the other house shall investigate the charge or cause the charge to be investigated and the president shall have the right to appear and to be represented at such investigation. So अगर मान लो लोकसभा ने इनिशिएट की थी प्रोसीडिंग्स प्रेसिडेंट को इम्पीच करने की, अब लोकसभा के 1/4 मेंबर्स ने उस रेजोल्यूशन पे साइन कर दिया, उसके बाद 14 डेज़ का नोटिस भी भेज दिया गया प्रेसिडेंट को. उसके बाद में लोकसभा में अब वोटिंग भी हुई जिसमें 2/3 मेजोरिटी से वो रेजोल्यूशन को पास भी कर दिया गया फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. अब जो अदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है उसका क्या रोल होगा? मतलब यहाँ पे राज्यसभा का क्या रोल होगा कि राज्यसभा इस पर्टिकुलर चार्ज को इन्वेस्टिगेट करेगी कि क्या सही चार्ज है या नहीं. और इस स्टेज पे जो प्रेसिडेंट है उनको भी सुना जाएगा कि आप अपने साइड ऑफ स्टोरी बताइए कि आपको क्यों रिमूव ना किया जाए. फाइन, सो दोनों ही हाउसेस में से बेसिकली एक हाउस से ही रेजोल्यूशन पास कराना होता है, दूसरा हाउस सिर्फ इन्वेस्टिगेट ही कर सकता है. देन क्लोज 4 सेज दैट इफ
As a result of the investigation, a resolution is passed by a majority of not less than 2/3 of the total membership of the House, by which the charge was investigated or caused to be investigated, declaring that the charge preferred against the President has been sustained. Such resolution shall have the effect of removing the President. अब जो हाउस ऑफ पार्लियामेंट इन्वेस्टिगेट कर रहा था, अगर वो इस डिसीजन पे आता है कि प्रेसिडेंट को रिमूव कर देना चाहिए, उनके खिलाफ चार्जेस प्रूव हो गए हैं, उसके बाद अब दूसरा हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, फॉर एग्जांपल राज्यसभा, वो भी वोटिंग करेगा, और जब 2/3 मेंबर ऑफ दैट हाउस ऑल्सो एग्री दैट द प्रेसिडेंट शैल बी रिमूव्ड, तो जब वो रेजोल्यूशन पास करेगा 2/3 मेजोरिटी से, जैसे ही दूसरे हाउस ने वो रेजोल्यूशन पास कर दिया, दैट रेजोल्यूशन शैल हैव द इफेक्ट ऑफ रिमूविंग द प्रेसिडेंट, उसी मोमेंट प्रेसिडेंट को रिमूव कर दिया जाएगा फ्रॉम हिज ऑफिस एज फ्रॉम द डेट ऑन विच द रेजोल्यूशन इज सो पास्ड। जिस दिन दूसरे हाउस ऑफ पार्लियामेंट ने रेजोल्यूशन पास कर दिया, उसी दिन से प्रेसिडेंट जो है वो रिमूव कर दिए जाएंगे। फाइन। सो प्रेसिडेंट को रिमूव करना जो है, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट जो है वो बहुत टफ है, क्योंकि एक तो इसमें 2/3 मेजोरिटी चाहिए, दूसरी बात इसमें दोनों ही हाउसेस की अलग अलग 2/3 मेजोरिटी चाहिए, और अगर एक हाउस ने 2/3 मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास भी कर दिया, तो अब दूसरा हाउस जो है इन्वेस्टिगेट करेगा। ठीक है, तो 2/3 मेजोरिटी अटेन करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है और बहुत मुश्किल भी है। फाइन। और आज तक हालांकि हमारे देश में एक भी प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट नहीं हुआ है। Now Article 62 basically talks about filling of a vacancy whenever the office of president falls vacant. For example, अगर president साहब की during his tenure ही death हो जाती है, तो उस केस में क्या किया जाएगा? So it says an election to fill a vacancy caused by expiration of the term of the president shall be completed before the expiration of the term. तो क्लोज 1 बेसिकली बात करता है कि जब प्रेसिडेंट की फुल टर्म एक्सपायर होने वाली है, फॉर एग्जांपल 5 इयर्स कंप्लीट होने वाले हैं, उससे पहले ही नेक्स्ट प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवा देना चाहिए। नाउ क्लोज 2 सेज एन इलेक्शन टू फिल अ वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट अकरिंग बाय रीजन ऑफ हिज डेथ, रेजिग्नेशन और रिमूवल। सो अगर 5 ईयर टेन्योर उनके कंप्लीट होने से पहले ही अगर वो या तो खुद रिज़ाइन कर जाते हैं या उनको इम्पीच कर दिया जाता है या फिर उनकी डेथ हो जाती है, इन दैट केस एन इलेक्शन शैल बी हेल्ड एज सून एज पॉसिबल आफ्टर एंड इन नो केस लेटर देन 6 months। तो जैसे ही प्रेसिडेंट की डेथ होती है, रेजिग्नेशन वो दे देते हैं या रिमूव कर दिया जाता है, उसके बाद जितना जल्दी हो सके नेक्स्ट प्रेसिडेंट की इलेक्शन का जो है इलेक्शन हो जाना चाहिए। और मैक्सिमम कितना पीरियड दिया गया है? मैक्सिमम 6 months का टाइम दिया गया है कि 6 महीने के अंदर अंदर नेक्स्ट प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो जाना चाहिए। सो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि अगर प्रेसिडेंट की ऑफिस की वैकेंसी आ जाती है तो कितने टाइम पीरियड में जो है नेक्स्ट प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना मैंडेटरी है। सो विद इन 6 months from the date of occurrence of the vacancy, and the person elected to fill the vacancy shall, subject to the provisions of Article 56, be entitled to hold the office for a term of 5 years from the date on which he enters upon his office. So अगर मान लो कि पुराने वाले प्रेसिडेंट साहब ने सिर्फ 3 ही साल अपना टेन्योर पूरा कर पाए थे, उसके बाद या तो उनकी डेथ हो गई या उन्होंने रिज़ाइन कर दिया या उनको रिमूव कर दिया गया, इम्पीच कर दिया गया। अब जो है नेक्स्ट प्रेसिडेंट को हमें 6 months के अंदर अंदर इलेक्ट कर लेना है, और जो नए प्रेसिडेंट आएंगे वो अपना पूरा 5 साल का टेन्योर पूरा करेंगे। सो ऐसा नहीं है कि पिछले वाले प्रेसिडेंट का 2 साल का रह गया था तो वो वही पूरा करेंगे, बल्कि इनका नया टेन्योर शुरू होगा। Now two very important powers are given to the President of India. First, under Article 72 of the Constitution, that is the power of the President to grant pardons and to suspend or remit or commute the sentences. So जुडिशरी ने बेशक से कोई भी सेंटेंस दे दी हो, प्रेसिडेंट के पास एक पावर है अंडर आर्टिकल 72 कि वो किसी की भी सेंटेंस जो है, किसी की भी सज़ा को माफ़ भी कर सकते हैं, सस्पेंड भी कर सकते हैं या कम्यूट भी कर सकते हैं। ठीक है, और आर्टिकल 123 provides with the powers of the president to make ordinances. So अगर मान लो हाउस ऑफ पार्लियामेंट जो है वो सेशन में नहीं है तो उस दौरान प्रेसिडेंट लॉ भी बना सकते हैं।
ये दोनों ही जो पावर्स हैं प्रेसिडेंट की वो हम डिटेल में पढ़ेंगे in the next lecture. So these were the main provisions relating to the President of India. Now let's practice some questions from these provisions. The first question is, who is the Supreme Commander of Armed Forces in India? Defense Minister, President, Prime Minister or none of the above? हमारे देश में सभी आर्म्ड फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर कौन हैं? द आंसर इज प्रेसिडेंट. सो प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस इन इंडिया. सभी आर्म्ड फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर जो हैं वो हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन इज वेस्टेड इन द प्राइम मिनिस्टर, यूनियन ऑफ इंडिया, President of India or none of the above. So the executive power of the union are vested in the President of India and all the executive actions are taken in the name of the President of India. Although he is required to exercise his executive powers on the advice of the Council of Ministers led by the Prime Minister, but nevertheless the executive powers of the union is vested in the President of India as per the Constitution of India. The President of India shall be elected by members of Electoral College, the members of both houses of Parliament, the elected members of legislative assemblies of states or none of the above. So President of India को कौन elect करते हैं? The President of India is elected by मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज. एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, उसके मेंबर्स जो हैं वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं. अब इस इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स कौन हैं वो मैंने आपको बहुत ध्यान से बताया था. आई होप आगे क्वेश्चंस भी आ जाएंगे. सो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय whom? ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ऑल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, all elected members of parliament and elected members of the legislative assemblies of the states, all members of parliament. So आ ही गया ये क्वेश्चन कि इलेक्टोरल मेंबर के इलेक्टोरल कॉलेज के बेसिकली मेंबर्स कौन हैं जो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं. सो कौन है वो लोग जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट करते हैं? दैट इज हु फॉर्म्स द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ऑल दी इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. पार्लियामेंट के जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं, पार्लियामेंट में राज्यसभा लोकसभा दोनों ही आ गई. सो राज्यसभा लोकसभा के जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो, एंड द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स. और लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स के जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो सभी इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट होते हैं. ठीक है, तो अब यहाँ पे एक बात जो ध्यान में रखने की है कि स्टेट्स का मतलब सिर्फ फुल फ्लेजेड स्टेट्स ही नहीं बल्कि 2 यूनियन टेरिटरीज भी काउंट की जाएंगी. दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी. सो पुदुचेरी और पौंडीचेरी, बेसिकली अभी नाम चेंज हो गया इनका, पौंडीचेरी एंड दिल्ली, इन दोनों यूनियन टेरिटरीज के लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स भी प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट होते हैं. Which of the following is not included in electoral college for electing president? Elected members of Rajya Sabha, elected members of legislative assemblies of the state, elected members of legislative council or elected members of Lok Sabha. So basically electoral college में कौन नहीं होता president के election के? Elected members of Rajya Sabha, they are very much part of the electoral college. Then elected members of the legislative assemblies of states, वो भी होते हैं. Then elected members of Lok Sabha, they are also part of the electoral college. Then which one is left? Elected members of the legislative council. हमारे देश में कुछ स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी हैं. ठीक है, तो सारे स्टेट में तो वैसे भी नहीं है, कुछ एक स्टेट्स ही हैं जिनमें लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, लेकिन उन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के इलेक्टेड मेंबर्स भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स?
proved misbehavior, incapacity, violation of the constitution or all of the above. ध्यान देना इस क्वेश्चन पे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को किस ग्राउंड पे रिमूव किया जा सकता है? प्रूव्ड मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और ऑल ऑफ द अबव। सो सिर्फ एक ही ग्राउंड है जिसके बेसिस पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिमूव किया जा सकता है, इम्पीच किया जा सकता है, और ये किस आर्टिकल में दिया हुआ है? आर्टिकल 61 आप 1 लुक्स लाइक आई ओनली, सो 61 मीन्स इम्पीचमेंट। सो कौन सा ग्राउंड है जिसके बेसिस पे प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है फ्रॉम हिज ऑफिस? ऑन द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सिर्फ यही एक ग्राउंड है। अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू whom the president addresses his resignation? To the government, to the prime minister, to the chief justice of India, to the vice president. So अगर प्रेसिडेंट को रिजाइन करना है तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको लिखेंगे? बेसिकली वो अपना रेजिग्नेशन किसको एड्रेस करेंगे? टू दी वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो प्रेसिडेंट जो है अपने जूनियर को, मतलब अपने वाइस प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन लेटर एड्रेस करते हैं। फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द मिनिमम एज ऑफ द पर्सन शुड बी 21 ईयर्स, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स और 35 ईयर्स। तो मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए? द आंसर इज ऑप्शन डी, 35 years. The oath is administered to the President of India by Speaker of the Lok Sabha, Prime Minister of India, Attorney General of India और Chief Justice of India. So कौन oath दिलाते हैं President of India को? This question is very very important. The Chief Justice of India administers oath to the President of India, and in his absence the senior most judge of the Supreme Court of India. So President के oath जो है वो उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत मेजर रोल रहता है बेसिकली। ठीक है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो ओथ एडमिनिस्टर कराते हैं। Then the next question is the proposal to prefer charge against the President of India should be moved by at least of the total number of members of the house, 1/10, 1/5, 2/3 और 1/4। So proposal जो है to prefer a charge against the President of India वो कम से कम कितने मेंबर्स के द्वारा मूव किया जाना चाहिए? एटलीस्ट 1/4 मेंबर ऑफ दी पर्टिकुलर हाउस। ठीक है, सो चार्ज को प्रेफर करने के लिए भी कम से कम 1/4 मेंबर्स का एसेंट होना चाहिए, उनका सिग्नेचर होना चाहिए। अब इन 1/4 मेंबर्स ने जब वो चार्ज जो है वो पास कर दिया, उसके बाद में प्रेसिडेंट को 14 डेज़ का नोटिस दिया जाएगा। उसके बाद में जो वोटिंग होगी उसमें 2/3 मेजोरिटी से प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है। द प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट का प्रोविजन कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 56, आर्टिकल 60, आर्टिकल 61 और आर्टिकल 63। सो किस आर्टिकल में इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट का प्रोविजन दिया हुआ है? एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, दिस आर्टिकल इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर द पर्पज ऑफ योर एग्जामिनेशन। सो इम्पीचमेंट का प्रोविजन कहाँ दिया हुआ? आर्टिकल 61। Resolution of impeachment to impeach the president can be introduced only in Lok Sabha, only in Rajya Sabha, either in Lok Sabha or Rajya Sabha, in state assemblies. So president को impeach करने का resolution कहाँ introduce किया जा सकता है? In either house of the parliament, वो चाहे लोक सभा हो या राज्य सभा हो। ठीक है, तो या तो लोक सभा में पास किया जा सकता है या राज्य सभा में। स्टेट असेंबलीज में वो रेजोल्यूशन पास नहीं किया जा सकता है। A resolution for impeachment of the president must be passed by majority of total strength of the house and 2/3 of the present and voting, 2/3 of the present and voting members of the house, 2/3 of the total membership of the house और majority of the total membership of the house. So basically
प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के लिए किस तरह की मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के लिए जो मेजोरिटी चाहिए होती है वो सबसे टफेस्ट स्पेशल मेजोरिटी होती है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो 2/3 ऑफ दी टोटल मेंबरशिप ऑफ दी हाउस की मेजोरिटी से ही इम्पीच किया जा सकता है, ठीक है। तो जो रेजोल्यूशन ऑफ इम्पीचमेंट पास होता है प्रेसिडेंट का, उसके लिए 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस चाहिए होता है। देखो अगर 2/3 ऑफ द प्रेसिडेंट वोटिंग अगर चाहिए होता तो वो काफ़ी आसान रहता है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि टोटल मेंबरशिप ही जितनी है, बेशक से कितनी वैकेंसी हो, कितने मेंबर्स एब्सेंट हैं, कितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, बल्कि हमें टोटल क्लियर कट 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस वाली मेजोरिटी चाहिए होती है टू इम्पीच द प्रेसिडेंट। फाइन, तो ये ध्यान रखना कि टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस की 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है टू इम्पीच द प्रेसिडेंट। द मैक्सिमम टाइम पीरियड टू फिल अप vacancy in the office of president occur due to death, resignation or removal of the president is 3 months, 6 months, 60 days और 1 year। so कितने टाइम में प्रेसिडेंट की डेथ या रिमूवल या रेजिग्नेशन से जो वैकेंसी अराइज हो गई है प्रेसिडेंट के ऑफिस में, कितने टाइम से पहले उसको फिल कर देना होगा, मैक्सिमम कितना टाइम पीरियड ले सकते हैं, 6 मंथ्स। सो अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है तो मैक्सिमम 6 महीने का ही टाइम दिया हुआ है, 6 महीने के अंदर अंदर जो सरकार को जो है वो दोबारा एक प्रेसिडेंट इलेक्ट करवाने का प्रोविज़न करना पड़ेगा, इलेक्शन कराना पड़ेगा प्रेसिडेंट का। नाउ हु प्रिजाइड्स ओवर दी सेशंस, ओके, सो दिस इज़ फॉर द नेक्स्ट क्लास। So these were the main provisions with regard to the provisions of the President of India. In the next lecture we will proceed with the rest of the provisions from part 5 of the Constitution of India. Thank you.